मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 94 टू 99। वही ईशा जिसकी तबीयत अब बेहद खराब होती जा रही थी। यह चीज देखकर नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अयान और अरमान घबरा जाते हैं। अयान जल्दी से उठता है और जोर से जाकर कुछ मेडिसिन की बॉक्स निकलता है। ईशा जिसकी सर से ऊपर नीचे होने लगी थी, ये देखकर नव्या जल्दी से बोल दिया, अयान कुछ करो, ईशा की तबीयत खराब होती जा रही है। वही अयान काफी पैनिक कर रहा था निशा को ऐसे देखकर। ये देखकर अरमान जल्दी से वहां पर जाता है और ड्रॉ से कुछ निकालकर अयान को देता है। वह एक इंजेक्शन थी। अयान जल्दी से उसे ले जाता है और ईशा के पास बैठ जाता है। ऐसा कुछ समझ पाती उससे पहले वह इंजेक्शन अयान बहुत आराम से ईशा की गर्दन पर लगा देता है। ईशा जिसकी आंखें अब तक बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसका पूरा बदन कांप रहा था, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वह 2 सेकंड के अंदर में ही बिल्कुल शांत हो गई थी और उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसका कर सोफे से टिक गया था, शायद वह बेहोश हो चुकी थी। यह बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी। ईशा को वह सब शांत देखते हैं तो नव्या थोड़े नाराजगी से बोलता है, तुम लोगों ने ये क्यों दिया ईशा को? तुम दोनों को पता है ना ये कितना हार्मफुल है? ये सुनकर अरमान बोलता है, और तुम्हें कुछ पता है ना कि पुरानी बातें उसके लिए कितनी हार्मफुल है, तो तुमने क्यों बोली? और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने उसकी हालत देखी थी ना, अगर हम उनसे अभी इंजेक्शन नहीं देते तो उसकी हालत और खराब हो जाती। नव्या की आंखों में आंसू आ गए थे। वही अयान जो ईशा को अपनी गोद में उठता है, उसे बेड पर लेट देता है। वह आराम से उसके शूज को उतारता है, फिर ईशा के बालों को एक पोनीटेल में बांध देता है ताकि ईशा को कोई तकलीफ ना हो, आराम से अपनी नींद पूरी कर सके। फिर वह उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। अरमान और नव्या जो बहुत आराम से ये सब देख रहे थे, वह देख सकते थे अयान की फिक्र जो ईशा के लिए थी। अयान ईशा के सर को सहलाने लगता है और वहीं पर बैठ जाता है। वहीं नव्या जल्दी से आकर ईशा के पैरों के पास बैठ जाती है, उसके पैरों को अपने हाथ से हल्के हल्के सहलाने लगती है। अरमान भी ईशा की दूसरी तरफ आ जाता है और उन दोनों को देख रहा था कि वह दोनों ईशा की कितनी फिक्र करते हैं। वह जानता था वह सब ऐसे ही थे, बचपन से एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हुए आए थे वह चारों। अरमान बोलता है, पता नहीं कितने दिन बाद सोई होगी लड़की, न जाने कितने दिनों बाद वह नींद के आगोश में गई होगी, लेकिन वह नींद भी उसे कितनी मुश्किलों के बाद मिला है, ये तो सिर्फ वही जानती है। नव्या भी बोलती है, इन कुछ पल की नींद के लिए उसने अपने बॉडी की कितनी जगह को फिर से हम कर लिया। काश ईशा पहले की तरह नॉर्मल हो पाती, वह आम लोगों की तरह अपनी नींद ले पाती, उसे इन दवाइयां की जरूरत ना पड़ती और वह शायद पहले की तरह मुस्कुरा पाती। वैसा मुस्कान नहीं जो वह मुस्कुराती है, जो बिल्कुल झूठी होती है। कम से कम ऐसा पहले काम मुस्कुराती थी, लेकिन वह उसकी मुस्कान असली होती थी, यह नकली मुस्कान तो नहीं होती थी ना। नव्या थोड़ा रुककर आगे बोलती है, काश मुझे उसे रात का सच पता चल जाता। ये सुनकर अरमान को कुछ याद आता है और वो अयान की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चला? अयान नाम में सर हिला देता है तो अरमान बोलता है, मुझे कुछ पता चला है उसे रात के बारे में। ये सुनकर अयान और नव्या दोनों की ही आंखें अरमान पर टिक गई थी। वह दोनों इंतजार में थे कि अरमान आगे बोलेगा। अरमान चुप हो जाता है और नव्या से बोलता है, नव्या तुम बाहर जाओ। ये सुनकर नव्या थोड़ी गुस्से में बोलती है, अरमान ज्यादा मत बनो, क्या बात है मुझे भी बताओ, मुझे पूरा हक है जानने का। ये सुनकर अरमान बोलता है, तुम कितनी सेंसिटिव हो हमें अच्छे से पता है। ये सुनकर नव्या बोलती है, तो तुम ये भी मत बोलो कि मैं कौन हूँ। नव्या की बात सुनकर अरमान को कुछ चीज फ्लैशबैक आने लगती है और यह सोचकर अरमान को याद आ जाता है कि नव्या कौन है, और फिर वह अपना सर हिलाकर अपने मन में ही कहता है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो इस मासूम समझता हूँ किसी को पता चल जाए इसकी असलियत, तब उन्हें खुद पर शर्मिंदगी महसूस होगी। कोई आयाम थोड़े बेसब्री से बोलता है, अरमान क्या पता चला है तुम्हें, बताओ जल्दी। अयान की बात सुनकर अरमान बोलता है, मुझे पता लगा है कि 6 साल पहले जब ईशा हमें मिली थी, उसे कुछ वक्त पहले एजेंट कोबरा 001 को एक मॉल में देखा गया था लोगों की जान बचाते हुए। ये न्यूज़ को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन मेरे कुछ सोच के वजह से मुझे ये चीज़ अभी पता लगी है। ये सुनकर अयान कुछ सोचने लगता है। अयान फिर से 6 साल पहले की रात की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करते ही उसे एक लड़की दिखती है जिसका पूरा जिस्म खून से लटपट था और उसके जिस्म की कई हिस्सों में कांच के कई टुकड़े चौबे हुए थे। वह कांच के टुकड़े इतने बड़े थे कि लोग दूर से भी देख सकते थे। अयान जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है, यानी कि मुठिया बन चुकी थी और उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। वह अपने मन में कहता है, तुम्हारी एक एक दर्द का बदला लिया जाएगा ईशा।
वही अयान को खोया हुआ देखकर अरमान बोलता है क्या हुआ, तो अयान नाम में कर हिलता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ और पता लगा, तो अरमान हमेशा हिलाकर बोलता है थोड़ा बहुत और कुछ पता लगा है। ये सुनकर अयान थोड़ी छिड़ते हुए बोलता है तो बताओ ना, इंतजार किसका कर रहे हो। अरमान आगे बोलता है तुम्हें वह डॉक्टर याद है जो हमेशा ऐसा को चेक किया करती थी पहले। ये सुनकर अयान और नव्या दोनों हाँ में कर हिलाते हैं तो अरमान बोलता है वह डॉक्टर वह गायब है 6 सालों से। ये सुनकर अयान को रिलीज होता है कि वो कितनी बड़ी चीज मिस कर रहा था। अरमान ने बिल्कुल सही कहा, वह डॉक्टर 6 सालों से गायब थी। अरमान आगे बोलता है हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो डॉक्टर एक वाहिद ऐसे इंसान थी जो उसे वक्त ईशा के साथ थी। यह सुनकर नव्या बोलती है नहीं, वह ईशा के साथ नहीं थी, वो इस सिटी में जरूर थी जहां पर ईशा थी। अरमान हम कर हिलता है तो फिर अयान को सोते हुए बोलता है लेकिन तुम सही हो अरमान, तुम्हें याद है जब एक बार मैंने उसे कॉल किया था मासू की तबीयत के लिए, तब उसने कहा था कि वो घर पर नहीं है और मैं जहां तक ईशा को जानता हूं वह अपने लोगों को किसी और के काम के लिए तो नहीं भेज सकती है। ये सुनकर अरमान बोलता है एग्जैक्टली, अब तुम सही पॉइंट पर आए हो, मुझे ऐसा लगता है वह एक वाहिद इंसान है जिसको पता था कि ईशा किसके साथ ही उसे वक्त। अगर हमें ये पता चल जाता है कि ईशा 6 साल पहले थी किसके पास और ईशा जब प्रेग्नेंट थी तो वह बच्चे किसके थे, क्योंकि हम माने ना माने कुछ तो ऐसा है जो उन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। अयान बस हमें सर हिलाता है और अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके बोलता है ईशा की टीम में जितने भी डॉक्टर थे मुझे सबकी डिटेल चाहिए। ये कहकर वह कॉल काट देता है। किया लगता है किया होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। वहां बैठे बैठे अयान अरमान और नव्या की भी नींद लग जाती है, वह सब भी वहीं पर ही सो जाते हैं। ईशा के पास तकरीबन 2 घंटे बाद ईशा की आंख खुलती है तो देखी है कि उसके दोनों तरफ, एक तरफ अयान और दूसरी तरफ अरमान है। उसके लैप पर नव्या अपना सर रखकर सोकर है। ये देखकर ईशा बहुत हल्के से नव्या के बालों को सहला देता है और उसके माथे को चूम लेती है। ईशा बहुत आराम से वहां से उतरती है ताकि उनमें तीनों में से किसी का भी नींद ना खुले। वह तीनों भी बहुत थके हुए थे इसलिए तीनों में से किसी की भी नींद नहीं खुलता है। ईशा वहां से अपने बालकनी में चली जाती है और किसी को कॉल करके बोलता है आदित्य रॉय आ रहा है ना। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला आदमी बोलता है जी मैडम, मुझे जहां तक खबर मिली है वह आ रहा है। ये सुनकर ईशा आगे कहती है आधे घंटे से भी कम वक्त में रिपोर्ट्स मेरे पास होने चाहिए। ये कहकर वह कॉल कट कर देती है और अपने फोन को अपने हाथ में घूमने लगती है और कुटिलता से मुस्कुराकर बोलता है तैयार हो जाओ आदित्य रॉय, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाने के लिए कल तुम्हें ऐसे ऐसे झटके मिलेंगे कि तुम्हें अपना वजूद फीका लगने लगेगा। खेल तो अब शुरू हुआ है। फिर ईशा वहीं पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है। देखते देखते ही सुबह हो जाता है। जब अयान की आंखें खुलती है तो वह देखता है नव्या और अरमान अभी सो रहे हैं। वह उन दोनों को हल्के से उठता है तो वह दोनों भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। वह सब देखते हैं ईशा नहीं है। यह उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी, ईशा इतनी देर सो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। वह तीनों अपना कर सामने करते हैं तो देखते हैं ईशा आराम से सोफे पर बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रही है और सामने कॉफी टेबल पर 4 कॉफी मग रखी है। ईशा उन तीनों को देखकर बोलती है जल्दी से फ्रेश हो जाओ। अरमान ईशा की 4 कॉफी मग देखकर बोलता है यार ईशा, हद हो गई है, कौन पीता है ब्लैक कॉफी, वह भी इस हद तक। ये सुनकर ईशा बोलती है मैं पीती हूँ। फिर आगे बोलता है टाइम मत बर्बाद करो, हमें बड़ी हवेली जाना है, जल्दी तैयार हो जा। ये सुनकर अरमान लगभग बेड से गिर गया था और नव्या जो बेड से बस एक पर अपना नीचे रखी रही थी उसके पर लड़खड़ा गए थे और वह बेड से नीचे गिर चुकी थी। नव्या जल्दी से खुद को नॉर्मल करती है, रोड की ईशा के पास जाती है दौड़ते हुए और इस गले लगाकर बोलता है तुम सच में बड़ी हवेली जाने के लिए तैयार हो गई हो। ये सुनकर ईशा कुटिलता से मुस्कुराकर रहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, पहले हम चलेंगे वेन्यू पर, उसके बाद आपसे हम सब बड़ी हवेली में रहेंगे। अयान भी थोड़ी खुशी से बोलता है क्या तुम वाकई तैयार हो गई हो, अब तुम अलग नहीं रहोगी, सबके साथ रहोगी। यह सुनकर रिश्ता हमेशा हिलाकर बोलता है हाँ अब हम सब साथ रहेंगे। पता नहीं क्यों लेकिन अयान को ईशा की इन बातों में कुछ छुपा हुआ मतलब लग रहा था, क्योंकि वह जानता था ऐसा बिना मतलब के कुछ नहीं करती है। और ईशा जो लगभग 6 से 7 सालों से बड़ी हवेली गई ही नहीं थी, वह अचानक से मन कैसे गई उसे यकीन नहीं हो रहा था।
अमन खुशी से झूमते हुए बोलता है, इसका मतलब है कि तुम बड़ी हवेली आओगी और तुम मेरी शादी का फैसला कर सकती हो। ये सुनकर ईशा अपनी एक आंखें उठाकर बोलता है, तुम बोलो मत, अभी भी तुम्हें मुझे एक वैलिड रीजन देना है और तुम्हारे पास बस आज का वक्त है, और अगर तुमने आज मुझे एक वैलिड रीजन नहीं दिया तो जैसा बड़ों ने तय किया है वैसा ही होगा। ये सुनकर अरमान का मूड फिर से खराब हो जाता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है और चुप से वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद नव्या ईशा के हाथ रखकर बोलती है, ईशा वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, तुम समझो प्लीज। ये सुनकर ईशा नव्या को देखकर बोलती है, नव्या तुम अच्छे से जानती हो ये सब ऐसा ही होना था, इसे मैं भी नहीं बदल सकती हूँ, और अगर मुझे इसे बदलना है तो शायद अरमान को भी उन सब चीजों से गुजरना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती कि वह गुजरे। ये सुनकर अयान ईशा के पास बैठकर बोलता है, तुम रहस्यमय कोटली में जो मुझे लगता है तुम्हें वहां कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे हम अरमान की मदद कर सके। ये सुनकर ईशा में सर हिलाकर बोलता है, मैं बड़ी हवेली जाऊंगी तो मैं उसमें जरूर जाऊंगी। ये कहकर वह फिर अयान और नव्या की तरफ देखकर बोलती है, तैयार हो जाओ, हमें वेन्यू पर जाना है, सब लोग आने वाले होंगे। ये सुनकर अयान हाँ में कर हिलता है और कहता है, क्या चेपर रेडी है? निशा हमेशा हिलाकर बोलता है, हाँ हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। ये सुनकर अयान और नव्या हमेशा हिलाकर वहां से चले जाते हैं। वही आदि जो अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसका पर्सनल असिस्टेंट वहां आता है। आदि उसे देखकर बोलने का इशारा करता है तो वह आगे बोलता है, बस मैं बहुत पता किया पर मैडम का कुछ पता नहीं लगा। ये सुनकर आदि बोलता है, लगता है मुझे अपने तरीके का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये सुनकर उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है, जी बस मुझे लगता है कि मैं की आइडेंटिटी लोग छुपा रहे हैं, तो इसलिए शायद आपको अपने आइडेंटिटी का यूज करके ही पता लगाना पड़ेगा। आदि उसको हाथ के इशारे से जाने का बोलता है तो उसका असिस्टेंट वहां से निकल जाता है। तभी उसकी गेट पर नॉक होता है। आदि अंदर आने को कहता है तो वहां पर आदि के पापा होते हैं। आदि उन्हें पूछता है, आप यहाँ? तो वह कुछ नहीं रहते और आदि के सामने बैठ जाते हैं। तो आदि उनसे बोलना है कि आपको कुछ काम था, किया लगता है किया होगा, आगे जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। राजेश जी थोड़ा हिचकी चाहते हैं लेकिन फिर आगे बोलते हैं, आदि कुछ ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये सुनकर आदि हाँ में सर हिलाकर बोलता है, बताइए। ये सुनकर राजेश जी बोलते हैं, पर अभी यह सही वक्त नहीं है, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। ये सुनकर आदि बोलता है, जब सही वक्त नहीं था तो आपको अभी मेरे पास नहीं आना चाहिए था। वैसे भी मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज हैं जो आप मुझसे छुपा कर हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ उसे दिन का जवाब, सब कुछ सच बताएंगे और मुझे भी। आदि इतना ही कहता है कि उसको अपने फोन पर कॉल आता है तो आदि कॉल पर बात करके फोन को रख कर बोलता है, मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। वहीं राजेश जी अपना सर चेयर पर टिका देते हैं कि माथे पर शिकांत आ चुकी थी। शाम हो चुका था और सब लोग वेन्यू पर पहुंच गए थे। देश के सबसे अमीर से अमीर लोग वहां पर मौजूद थे। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर अभिनव सिंघानिया ने जो पार्टी रखी थी, कई सारे यंग लड़के भी आए थे और कई सारे बिजनेसमैन अपने यंग बेटों को लेकर आए थे ताकि वो मिस्टर सिंघानिया के बेटी से अपनी बेटी के रिश्ते की बात कर सके, और कहीं उनकी बेटी को उनका बेटा पसंद आ जाए तो फिर बात ही क्या थी। वह सारी खूबसूरत लड़कियां भी थी जो बहुत सच कराई थी, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि मोस्ट हैंडसम बांदा आदित्य रॉय भी पार्टी में आएगा, और अगर वह नहीं भी आया तब भी अयान मल्होत्रा आएगा और अरमान महाजन भी आएगा। कई लड़के ऐसे थे जो नव्या के इंतजार में थे, वह सब नव्या के फैन थे। सारी लड़की और लड़के इसी इंतजार में थे कि उन अमीर परिवारों में से किसी की नजर उन पर पड़ जाए और उनकी जिंदगी और ज्यादा अच्छी और लग्जरी हो जाए। ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए थे। सब लोग एक तरफ देख रहे थे, आखिर देख भी क्यों ना, क्योंकि वहां पर अभिनव जी यानी कि अभिनव सिंघानिया और उनके बगल में हर्ष मल्होत्रा, अनिकेत मेहरा और शेखर महाजन जो खड़े थे। आखिर वह चारों ही काफी नमी थे अपने बिजनेस के दुनिया में, चारों का ही ऑरा सबसे अलग था। अभी वह सब बात ही कर रहे थे तभी वहां पर राजेश राय आ जाते हैं। ने देखकर अभिनव जीवन से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं, हमें अच्छा लगा कि आप यहाँ हैं। ये सुनकर राजेश जी बोलते हैं, आखिर हम कैसे नहीं आते, हमें भी तो देखना है कि आखिर कौन है जो सिंघानिया बिजनेस को इतने अच्छे से संभाल रही है।
ये सुनकर अभिनव जी प्राउड से बोलते हैं, आखिर यह जीन्स का असर है, हमारे खानदान के बच्चों में बिजनेस दौड़ता है, खून नहीं। ये सुनकर अनिकेत जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, चाहे वह अयान हो, ईशा हो या फिर अरमान हो, यहाँ तक कि नव्या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है वह भी कभी कभी अपना इंटरेस्ट बिजनेस में ले ही लेती है। ये सुनकर शेखर जी बोलते हैं, हमें भी काफी अच्छा महसूस होता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल सही जगह पर कर रहे हैं। हर्ष जी जो शांत है वह बोलते हैं, हमें तो सबसे ज्यादा खुशी अपनी बच्ची को देखकर होती है। राजेश जी नहीं समझते हैं, लेकिन अभिनव जी, अनिकेत जी और शेखर जी समझ चुके थे कि वह ईशा की बात कर रहे हैं। शेखर जी तो देखते हुए बोलते हैं, राजेश जी से क्या मिस्टर आदित्य नहीं आएंगे? ये सुनकर राजेश जी हाँ मैं सर हिलाकर बोलते हैं, हाँ वह आता ही होगा। ये सुनकर अनिकेत जी बोलते हैं, आखिर आदित्य की भी जितनी तारीफ की जाए कम है, कितनी कम उम्र में उसने इतना नाम कमाया है, कई लोग पूरी जिंदगी भी इतना नाम नहीं कमा पाते हैं। ये सुनकर अभिनव जी हंसते हुए बोलते हैं, हमें मनाना पड़ेगा, राजेश जी के भी जीन्स काफी अच्छे हैं। तभी वहां पर सुहानी की आती है, एक बेहद खूबसूरत औरत के साथ। वह औरत अयान की मां थी, मानवी जी। वह कहती है, क्या बातें हो रही है? ये सुनकर हर्ष जी बोलते हैं, बस आपकी ही तारीफ किए जा रहे थे हम सब। ये सुनकर मानवी की हल्की मुस्कान के साथ रहती है, आप और हमारी तारीफ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शेखर जी बोलते हैं, नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, ये जीन्स की तारीफ कर रहा था, यानी कि आपने जीन्स की। यह सुनकर सुहानी जी नाम इस हिलाकर बोलता है, हर जगह बस आप लोगों को अपनी तारीफ करनी होती है। तभी उन दोनों की नजर राजेश जी पर जाती है। वो दोनों राजेश जी को पर्सनली तो नहीं जानती थी, लेकिन जानती थी कि वो बिजनेस वर्ल्ड में काफी बड़ा नाम है। वह जानती थी कि उनका बेटा आदित्य रॉय अभी वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। आदित्य रॉय को कॉल नहीं जानता था, सारे लोग उसे जानते थे। मानवी जी हर्ष जी को देखकर बोलती है, कहाँ है हमारे बच्चे, अभी तक आए क्यों नहीं है? ये सुनकर अभिनव जी बोलते हैं, आप जानती तो हैं उन सबको बिल्कुल टाइम के पाबंद है, और वह आपकी लाडली, वह तो टाइम से 1 मिनट पहले आती है और ना टाइम से 1 मिनट लेट। सुनकर मानवी जी बोलती है, हाँ तो क्या, हमारी बच्ची काफी समझदार है और वह वक्त का महत्व समझती है, इसलिए वह हर काम वक्त पर करती है। मानवी जी की बात सुनकर शेखर जी हंसते हुए अभिनव जी से कहते हैं, यार अभिनव तू भी ना, तू किसके सामने उनकी बुराई कर रहा है? मानवी जी और सुहानी जी दोनों कभी भी अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। वह सब बात ही कर रहे थे, तभी उन सब को महसूस होता है क्या अचानक से सब कुछ बहुत शांत हो गया है। वह आसपास देखते हैं, तभी उन्हें कोई अंदर आता हुआ दिखता है। अभिनव जी ध्यान से देख रहे थे, तभी वहां पर किसी के पैर अंदर आते हैं, उसके बाद एक हैंडसम इंसान अंदर आता है। अभिनव जी उसको देख रहे थे, ऐसा नहीं था अभिनव जी ने आदित्य को पहले नहीं देखा था, और उन्होंने देखा था बहुत सारी जगह पर, बहुत सारी मीटिंग्स में भी देखा था, लेकिन उन सब में एक डिस्टेंस रहता था और वह अपने करीब से आते थे। काफी कम बार ही मिले होंगे, शायद नहीं मिले होंगे, और वह आदित्य की कामयाबी के चर्चे हमेशा सुनते ही रहते थे। लेकिन अभी आदित्य जब अंदर आ रहा था तो अभिनव जी वही गेट के पास ही खड़े थे। उन्हें उसे देखकर लग रहा था कुछ जाना पहचाना एहसास। वह अपना सर झक देते हैं। आदित्य जो अंदर आया था और उसके पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड थे और उसका पर्सनल असिस्टेंट भी उसके साथ ही था। वह अंदर आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने पापा पर पड़ती है, उनके साथ खड़े लोगों पर। तभी अभिनव जी खुद वहां पर जाते हैं और आदित्य से हाथ मिलाते। आदित्य भी बहुत आराम से उसे हाथ मिलाता है। आदित्य जानता था उनका बिजनेस दुनिया में क्या नाम है। अभिनव जी बोलते हैं, हमें अच्छा लगा तुमसे मिलकर। यह सुनकर आदित्य बोलता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप तो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं बिजनेस के लिए। आदित्य ये बात वाकई ऐसे ही नहीं कह रहा था, वह सच में अभिनव जी को अपना इंस्पिरेशन और रोल मॉडल मानता था। आदित्य की बात सुनकर अभिनव जी हल्के से मुस्कुरा देते हैं। जब आती थी उनकी मुस्कान देखा है तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है उसने ऐसी मुस्कान किसी और की भी देखी है, पर वह अपना सर फौरन से झक देता और खुद से कहते हैं, बेकार बातें मत सोचो आदि। अभिनव जी कहते हैं, मैं मानता हूँ तुम्हें मेरे एथिक्स अच्छे लगे होंगे, लेकिन मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरे बेस्ट है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस स्टाइल्स और अपनी बेटी के बिजनेस स्टाइल सबसे अलग और हटके देखें, इसलिए मेरी नज़र में तो तुम दोनों बेस्ट हो। ये सुनकर आदित्य हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे मुस्कान में कोई इमोशंस नहीं थे, बस एक जेंटलनेस थी जो सिर्फ अभिनव जी के लिए थी, क्योंकि वह उनकी रिस्पेक्ट करता था।
वही आदित्य का असिस्टेंट जब ये बात सुनता है अभिनव जी की तो जल्दी से बोलता है, हाँ सर मैं भी मानता हूँ उनके बिजनेस स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, हमें कभी कभी वह हैरानी हो जाती है, हमें उम्मीद भी नहीं रहती है वह वैसा प्रोजेक्ट्स और प्लान्स लेकर आती हैं, हम सब तो बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। आदि जो उन दोनों की ही बातें सुन रहा था उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था अभिनव जी की बेटी में, लेकिन वही चीज जानता था और यह चीज मानता भी था कि उसके बिजनेस स्टाइल सबसे अलग है, इनफैक्ट आदित्य से भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह बोलता है, और अभिनव जी हमें भी बताए आज किस चीज की यह पार्टी है, हम सब से अब इंतजार नहीं हो रहा है, असल में बाकी लोगों को नहीं पता था कि पार्टी है किस चीज के लिए। अभिनव जी मुस्कुराकर बोलते हैं आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, ये कहकर वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर रूही, राज, रोहन, आराधना सब साथ में आते हैं और आहना की तो पहले ही आ चुकी थी, आदित्य और शिव के पास जाना चाहता था लेकिन वह नहीं जाता है क्योंकि आज इतना किसी से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वह खुद साइड में ही बैठ जाता है। रोहन जिससे बाकी लोग इतना बात नहीं करते थे वह आदित्य के पास जाकर बैठ जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है, वह समझता था आदित्य की मेंटल हेल्थ और उसकी सिचुएशंस को। वो बहुत बड़ा हॉल रूम था लेकिन वहां पर लोग ज्यादा नहीं थे, इतने ही लोग थे वहां पर जितने लोग बिजनेस इंडस्ट्री में थे और जाने माने लोग थे, लोगों का मुताबिक हाल बहुत ज्यादा बड़ा था, इस वजह से सब एक दूसरे को देख पा रहे थे। वहां पर जो भी लोग थे सारे बिजनेस इंडस्ट्री से थे या बहुत नामचीन लोग पॉलिटिक्स से थे। तभी वहां का बड़ा सा गेट खुलता है और तीन लोग अंदर आते हैं, उनके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, उन तीनों का ही चंद सबसे अलग था, हाँ वह और कोई नहीं अयान, अरमान और नव्या थे। आदि को उन तीनों को देखकर कोई हैरानी महसूस नहीं हुई थी, उसे पता था ये तीनों यहाँ पर होंगे ही। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, वह सब अंदर आने के लिए बेचैन थे लेकिन सिंघानिया ने बहुत ज्यादा ही पाबंदी लगा रखी थी और बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी थी। अनिकेत जी, हर्ष जी, मानवी जी, सुहानी जी और शेखर जी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे, उनसे मिलने ही जाने वाले थे, तभी उन्हें इस चीज से अभिनव जी की आवाज आती है, सुनकर वह सब अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं क्योंकि वह जानते थे यह पालन सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार पाल है और इसे वह मिस नहीं करना चाहते थे जब उनकी बेटी दुनिया में सबके सामने अब आ जाएगी। तभी अभिनव जी इस स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, मैं आज कितना खुश हूँ, मैं आप लोगों को अल्फाज में नहीं बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ आप सब जानना चाहते हैं कि आज आप सब यहाँ क्यों हैं, क्या आप सबको पता है कि मेरा बिजनेस कौन हैंडल करता है। ये सुनकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, और कौन, अभिनव जी आप संभालते हैं। ये सुन के अभिनव जी नाम में से हिलते हैं तो वह सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखकर अभिनव जी बोलते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरीके से लेकिन थोड़ा बहुत अगर टाइम मिलता है उसे इंसान को तो वह मेरे बिजनेस को थोड़ा देख लेती है, इस वजह से मेरे बिजनेस चल रहा है, वरना मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे बुद्धि हड्डियों में अब कहाँ उतनी जान है। ये सुनकर लोग और कंफ्यूज हो गए तो अभिनव जी कहते हैं, मैं आप सबको अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ, माय वन एंड ओनली ब्यूटीफुल डॉटर। अभिनव जी की यह कहती एक खूबसूरत लड़की स्टेज पर आती है, सारे फॉक्स लाइट उधर ही चली जाती है, उन सबको किसी की प्यारी सी गा बाहर दिखती है जिसने ब्लैक हील्स पहना था और उसके बिल्कुल मिल्की वाइट जैसे पर दिख रहे थे जो बिल्कुल पतले और किसी को भी पागल कर दें। एक खूबसूरत लड़की सामने आती है, सब उसे देखते रह जाते है, वही आदित्य। वह इतना हैरान था कि अपने लफ्जों में नहीं बता सकता था, आज पहली बार लोग उसके चेहरे पर देख सकते थे वह कितना हैरान और कंफ्यूज है। उसके हाथ में पड़ा ग्लास छूटकर गिर चुका था और मैं बहुत शांति होने की वजह से सबकी नजर उसे पर चली गई थी। अभिनव जी भी उसको देख रहे थे लेकिन अभी वह इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि वह अपने सबसे बेस्ट मोमेंट पर थे जो अपनी बेटी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे थे और फाइनली वह सबके सामने बोल सकते थे कि ईशा उनकी बेटी है। अभिनव जी ईशा का हाथ पकड़ते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मीत ईशा सिंघानिया। सब लोग ईशा को देखते ही रह जाते हैं, उन सबको अभिनव जी से जलन हो रही थी, कोई जल रहा था कि ईशा उनकी बेटी क्यों नहीं है, वो कितनी खूबसूरत है और वो बिजनेस भी कितने अच्छे से संभालती है, तो कोई लड़के जल रहे थे कि ईश्वर उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, यहाँ तक कि लड़कियां भी जल रही थी कि ईशा उसकी बहन क्यों नहीं है, उसकी फ्रेंड क्यों नहीं है। अभिनव जी फिर आगे बोलते हैं, मुझे अंदाजा है आप सबके मन में काफी सारे सवाल होंगे कि मैं क्यों इससे पहले अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखा। असल में ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं था लाइमलाइट में आना, वह अपनी जिंदगी बहुत पीस में गुजारना चाहती है।
वही राज जो ये सब देख रहा था वह खुद से बोलता है, चलो तुम्हारा कोई राज तो सामने आया, मुझे तो लगता है धीरे धीरे करके मुझे अब तुम्हारे बारे में पता लगने लगेगा, लेकिन वही हमेशा की तरह तुम फिर से पहली क्यों बन जाती हो रीवा, ये क्या कहूँ तुम्हें। ईशा रूही भी हैरान थी और रोहन भी, लेकिन आराधना थोड़ी सी हैरान थी। उसे पता था ईशा के बारे में कुछ कुछ चीज है, लेकिन उसे सब सच में बिल्कुल नहीं पता था। वही ईशा जो अपने एलिगेंट लुक के साथ वहां पर खड़ी थी, उसका लुक सबसे अलग था, एलिगेंट, क्लासी और यूनिक। बाकी लड़कियां उसके ड्रेस के बारे में बात कर रही थी, कुछ लड़कियां बोल रही थी, यार ये तो मुझे डिजाइनर क्रिस्टीना का डिजाइन लग रहा है, वह कितना प्यारा है, बिल्कुल लोग आ रहे हैं और ये पहनकर है तो लग रहा है कि परफेक्ट हो, उसके लिए ही बना है। माए ईशा जिसकी नजर वहां पर खड़े सब लोगों को घूर रही थी, उसकी आंखें तो लोगों को पागल कर रही थी, नीली आंखें। लोगों ने इतनी खूबसूरत आंखें शायद ही पहले कभी देखी होगी। तभी अभिनव जी माइक ईशा को देखकर बोलते हैं, ईशा बेटा क्या आप कुछ कहना चाहती हैं। ईशा माइक ले लेती है, तभी मैं गेट खुलता है और कुछ रिपोर्टर्स अंदर आते हैं, लेकिन उनके पास कैमरा नहीं थी। ये देखकर अभिनव जी अपनी बाय उठा लेते हैं तो अनिकेत जी उनसे पूछते हैं, जी आप लोग अंदर कैसे आए। ये सुनकर उनमें से उनका हेड बोलता है, जी हमें बुलाया गया है यहाँ। सब हैरान थे क्योंकि का कोर्स सी बात है, इतनी बड़ी फैमिली गैदरिंग में रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया जाता था, खास करके रिच फैमिलीज में। तभी उन सब को माइक से बहुत प्यारी और महीन सी आवाज आती है, इन्हें मैंने बुलाया है। सब उधर देखते हैं तो वही ईशा की आवाज थी। वह सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरा के साथ नहीं थे, बस अपने नोटबुक और पेन के साथ वहां पर थे। और फिर से गेट बंद हो जाता है, वहां पर 5 से 6 रिपोर्टर्स थे। ईशा आगे बोलता है, मेरी तरफ से आप सबके लिए एक गिफ्ट है। ये सुनकर अभिनव जी दूसरा माइक लेकर पूछते हैं, क्या गिफ्ट आपके पास। ये सुनकर ईशा बोलती है बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, मुझे यकीन है आप सबको पसंद आएगा। मैंने सोचा कि मुझे फैमिली को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप सबके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। अभिनव जी ईशा को घर रहे थे, वह जानते थे उनकी बेटी बिना मतलब का कुछ नहीं करती हो और वह गिफ्ट लाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का उसे गिफ्ट में बम होगा। वह अपने मन में बोलते हैं, पता नहीं किस पर चली गई है और कौन सा बम फोड़ेगी, अब पता नहीं इसका शिकार कौन बेचारा बनेगा। तभी ईशा बोलती है, मैं इस फैमिली में किसी और को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ये सुनकर अब तो अभिनव जी इतनी हैरान थे और परेशान थे। इस बार तो हर्ष जी, अनिकेत जी, शेखर जी, मानवी जी, सुहानी जी सब हैरान थे, यहाँ तक के आयन, अरमान और नव्या भी हैरान थे। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सच में ईशा ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। वह सभी शो कंफ्यूजन में देख रहे थे। तभी ईशा वहां से थोड़ा सा साइड होती है। ईशा के वहां से साइड होते ही वहां पर कुछ रिपोर्टर्स ऑन हो जाते हैं, वो कोई डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थे। वहां पर सबसे पहले अयान का नाम लिखा था, अयान मल्होत्रा। वहां पर अयान के नीचे में ही किसी का नाम लिखा था जिसको ब्लर कर दिया गया था, लेकिन वहां पर साफ लिखा था, बोथ ऑफ देम आर ब्लड रिलेटेड। और भी बहुत कुछ लिखा था, जैसे कि उनके ब्लड 99.99% मिल रहे थे। इसका साफ मतलब यही था कि ईशा ने जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाया था, उसमें अयान के साथ किसी और इंसान की ब्लड रिलेशन की रिपोर्ट थी, जो उसका भाई था, क्योंकि वहां पर साफ ही चीज लिखा हुआ था। अयान इतना हैरान था कि उसके ऊपर जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है। तभी ईशा सामने आती है एक कुटिलता भरी मुस्कान लेकर और बोलती है, अब मैं जानती हूँ आप सबको जानना होगा कि ब्लर किया हुआ नाम किसका है। ये सुनकर सब हाँ में सर हिला देते, यहाँ तक कि अभिनव जी भी, हर्ष जी और मानवी जी बहुत ज्यादा हैरान थी। ईशा फिर से कुटिलता भरी मुस्कान के साथ बोलता है, ओके सो मैं बहुत ज्यादा खुशी से अपनी फैमिली में किसी का वेलकम करना चाहती हूँ। आप सब तालिया के साथ हमारे फैमिली में सबसे टैलेंटेड इंसान आदित्य मल्होत्रा का वेलकम करिए। ईशा की यह कहते ही रिपोर्ट में जो नाम ब्लर हुआ था वह ब्लू है जाता है और वहां पर साफ लिखा हुआ था आदित्य रॉय। ईशा मुस्कुराकर बोलता, हाँ मुझे पता है आदित्य रॉय, पर अब वह हमारे फैमिली के मेंबर है, तो क्या यह आदित्य मल्होत्रा नहीं होना चाहिए। सब लोग इतनी हैरान थे कि यह हो क्या रहा है, आदित्य के पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं था, ये क्या हो रहा है। रिपोर्ट देखकर राजेश जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे और आहना की और आराधना बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी। उन्हें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, लेकिन राजेश जी की आंखों में डर था, जबकि आना जो राजन जी की आंखों में चिंता थी अपने भाई और बेटे को खोने का। राजेश जी के हाथ को हिलाकर बोलता है, ये क्या है राजेश, ये क्या रिपोर्ट है।
अभिनव जी भी ईशा के कान में धीरे से बोलते, ईशा ये क्या कर रही हो तुम। ये सुनकर ईशा बहुत आराम से बोलता है, वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब हमारे फैमिली का कोई मेंबर फैमिली से बाहर थी, अच्छा थोड़ी लगता है। अभिनव जी अच्छे से ईशा की कुटिलता समझते थे और जानते थे ईशा को यह फैमिली मेंबर के प्यार में नहीं कर रही है। उड़ीसा के हर एक एक्सप्रेशन को जानते थे, उसे समझ चुके थे ऐसा एक चालाक लड़की है। वो खुद के मन में बोलते हैं, पता नहीं इतनी चालाक कैसे है ये लड़की। भाई अयान आदित्य को देख रहा था और आदित्य अयान को उसे यकीन नहीं हो रहा था। अयान बहुत हैरान था और आदित्य बहुत परेशान था। वह तो उसे अपने दुश्मन समझता था। वह आदित्य अपनी आंखें बंद करता खुद को शांत करके अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है, ये क्या हो रहा है। ये सुनकर ईशा बहुत आराम से बोलता है, वही जो सच है। वाईवेयर रिपोर्टर जो खड़े थे वह सब लिखना स्टार्ट कर चुके थे। का कोर्स एवं के लिए ब्रेकिंग न्यूज थी, वह कैसे इस मिस कर सकते थे। ईशा आराम से सारे मेहमानों को बोलता है, मुझे यकीन है आप सबको अच्छा लगा होगा आज एक ही वक्त में मल्होत्रा और सिंघानिया के दो फ्यूचर जनरेशन से मिलकर। ईशा की बात का मतलब सब अच्छे से समझ चुके थे। ये सब चाहती थी कि वह सारे लोग यहाँ से चले जाएं। तभी इस स्टेज से नीचे आती है। आदित्य गुस्से में बोलता है, ये सब क्या है। ऐसा कुछ नहीं बोलता है। वह अपने पास से एक बोतल देती है और उसमें ब्लड था। वह बोलती है, ये ब्लड अयान का है। फिर एक पेपर देती है जिसमें हेयर्स और बोलती है, ये हेयर भी अयान का है, कर लेना शौक से चेक दोबारा। सारे गेस्ट वहां से जाने लगते हैं बट सब आदित्य से मिलकर जाते हुए बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, राय नहीं तो आप मल्होत्रा फैमिली के ही है, लेकिन हमें तो खुशी हुई आखिर आप समझ आए आपकी बसीन्स जीन्स इतने अच्छे क्यों है। वहां पर खड़ा हर इंसान जानना चाहते ये हो क्या रहा है, लेकिन उन सब कितनी हिम्मत नहीं थी कि वह मल्होत्रा और सिंघानिया फैमिली को एक साथ ओपन करें या फिर रॉयल फैमिली को। वह सब नहीं चाहते थे कि अब उनमें से कोई भी यहाँ पर रुके, इसलिए वो उसे वहां से जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके सारे मेहमान वहां से निकल जाते हैं। मेहमान निकालने के बाद गार्डन गेट बंद करके खुद भी बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही अभिनव जी राजेश जी की तरफ देखकर बोलते हैं, राजेश जी यह सब क्या है। आदित्य ईशा की दी हुई चीजों को अपने पर्सनल असिस्टेंट को देता और बोलता है, सिर्फ 15 मिनट में मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए। उसका असिस्टेंट हमेशा ही लाता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। फिर आदित्य राजेश जी की तरफ देखकर बोलता है, क्या ये सच है। राजेश जी कुछ नहीं बोलते हैं तो आदित्य बोलता है, अगर यह सच हुआ तो मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। बहन जी जो बहुत हैरान थी, उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, नहीं समझ आ रहा था ये क्या है। क्या आदि उनका बेटा नहीं था। आराधना हानाकी को संभाल रही थी, वही ईशा सबसे आराम से वहां परीक्षा टेन कर बैठ चुकी थी। अयान उससे बात करना चाहता था लेकिन वह जानता था ईशा सबके सामने अभी उसे कुछ भी नहीं बताएगी। तभी आदि कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे हर्ष जी और मानवी जी के ब्लड चाहिए। आदि को इस बात का ध्यान अब आया था कि वह अयान की चीजों से क्यों अपने ब्लड और हेयर को मैच कर रहा है। उसे तो डीएनए टेस्ट हर्ष जी और मानवी जी के साथ करना चाहिए था ना, क्योंकि अयान के फैमिली भी तो वही है। ईशा आराम से वहां पर बैठी थी और बोलती है, चेक कर लो उनसे मैच नहीं करेगा। ये सुनकर आप सब एक्स्ट्रा हैरान थे और वही हर्ष जी और मानवी जी थोड़े से परेशान हो गए तो घबरा गए तो अयान को देखने लगे थे। वही अयान खुद बहुत हैरान था। वह ईशा को देखकर बोलता है, ईशा क्या कह रही हो तुम। ये सुनकर ईशा बोलती है, वही जो सच है। तुम सब बार बार मुझे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तुम सबको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये सब करती रहूंगी। आदि बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुनकर ईशा आराम से अपने चेयर से खड़ी होती है और उन सबके थोड़े करीब जाकर बोलता है, अयान और तुम सगे भाई हो, लेकिन हर शंकर और मानवी आंटी अयान और तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, वह दोनों तुम दोनों के चाचा और चाची है। आदि का पूरा कर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या ड्रामा चल रहा है। वही अयान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, उसे नहीं समझ आती क्या हो गया। अचानक से उसके पेरेंट्स नहीं रहे, उसे एक नया भाई मिला तो उसके पेरेंट्स छीन आ गए। वह कुछ नहीं समझ पा रहा था ये क्या हो रहा है। नवी और अरमान भी परेशान थे, वह अयान के पास खड़े थे। ऐसा कुछ नहीं बोलता है, अयान का हाथ पकड़कर उसे बैठा देती है और बैठने के बाद खुद घुटनों पर बैठकर उनके हाथ को पकड़कर बोलता है, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना यार। और बस हमें सर हिला देता है तो ईशा बोलती है,
मैं तुम्हारे साथ गलत कभी नहीं होने दूंगी। ईशा की यह लव इतनी पावरफुल थे जो कोई भी महसूस कर सकता था, क्योंकि ईशा अपना सपोर्ट किसी के लिए नहीं दिखाई थी। वही आदि को अपने दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था। यहाँ पर वह था जिसकी जिंदगी उथल पुथल हो रही थी, लेकिन ईशा किसको संभाल रही थी? अयान को। यहाँ पर आदि था जिसको कुछ समझ नहीं आया तो इतने साल किसके साथ रहा और क्यों रहा? अगर वो उसकी फैमिली थी ही नहीं तो, लेकिन फिर भी ईशा की सिंपैथी सारा अयान के लिए था। ईशा अपने पॉकेट से एक और रिपोर्ट निकलती है और अयान को देकर बोलती है, मुझे तुम्हारे और हर्ष अंकल के रिपोर्टर्स है और साथ में मानवी आंटी के साथ भी है। जब उसे जल्दी जल्दी खोलकर देखा है तो वाकई उनके ब्लड रिलेशंस तो थे, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं थे, यानी कि वो पूरी तरीके से ब्लड मैच नहीं कर रहे थे। इसका साफ मतलब था कि वह उसके अंकल और आंटी है, उसके पेरेंट्स, यानी कि उसकी मम्मी पापा नहीं है। अयान को और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। वो ईशा पर आज बंद करके भरोसा करता था। अगर ईशा ने उससे कहा था कि उसके पेरेंट्स नहीं है तो वह नहीं होंगे। वह हर्ष जी और मानवी जी की तरफ देखा है और बोलता है कि क्या है, क्या आप सब मुझे बताएंगे? नहीं अभिनव जी, यानी कि सुहानी जी, शेखर जी सब शांत है। ये तो उन्हें भी पता था कि हर्ष और मानवी अयान के असली पेरेंट्स नहीं है। हर्ष और मानवी दोनों ही अपना सर झुका लेते हैं और हर्ष जी बोलते हैं, इसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। ये सुनकर अयान बोलते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कैसे नहीं पता होगा? सच मेरी असली पेरेंट्स कहाँ है? फिर उड़ीसा की तरफ देखकर बोलता है, ऐसा तुम बताओ, तुम्हें पता है मेरी असली पेरेंट्स कहाँ है? ये सुनकर निशा नाम है सर हिला देती है। ईशा उसकी आखिरी उम्मीद थी। वह जानता था अगर ईशा को नहीं पता होगा तो किसी को नहीं पता होगा। ये दूसरी बार था जब आयन फिर से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा था। नव्या और अरमान भी अयान के पीछे खड़े थे, उसके कंधे को सहला रहे थे। वह चारों हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। वह कैसे नहीं समझते आयन के दर्द को? आदि जो ये सब देख रहा था उसे अपने अंदर महसूस हो रहा था। वह खुद से कहते हैं, क्या ये वही प्यार है जिसकी मेरी जिंदगी में कमी है? वह देख सकता था उन चारों में कितना प्यार था। वह ईशा को देख रहा था, उसे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए था ईशा के अलावा। वह एक वही दिन शांति जिसको हिलकर देती थी और वह अकेली ही उसके लिए पूरी दुनिया के बराबर थी। तभी वहां का गेट खुलता है और आदि का पर्सनल असिस्टेंट अंदर आता है। उसके चेहरे पर डर, खौफ और परेशानी सब थी। आदित्य उसे जल्दी से रिपोर्ट ले लेता है और वह जैसे खोलना है, उसकी आंखें जैसे बाहर आने को होती। उसे ईशा के बाद पर यकीन था, लेकिन एक बार खुद भी करना चाहता था कि वह कैसे मान लेता कि जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन गुजरे से अपना माँ बाप माना, वह उसकी माँ बाप है ही नहीं है। जब आधे पूरे रिपोर्ट को पढ़ता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर खोलकर राजेश जी की तरफ देखकर बोलता है, मुझे सब जानना है और सिर्फ सच जानना है। अयान जल्दी से आदि के हाथ से रिपोर्ट छीन लेता है, उसे खोलकर देखता है। वह रिपोर्ट बिल्कुल से थे सेम ईशा की रिपोर्ट की तरह है। राजेश जी अपना सर झुका कर खड़े थे और हाँ ना जी जब रोने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। राजेश जी अपना सर झुकाकर बोलते हैं, हाना की प्रेग्नेंट थी और मैं किसी मिशन पर बाहर गया हुआ था। आना जी मुझे ढूंढते ढूंढते वहां आ गई थी क्योंकि वह मुझसे नाराज थी किसी चीज को लेकर और वन का डिलीवरी का टाइम था जब मैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा। सब चीजों को हैंडल करके तो पास कोई हॉस्पिटल था, वहां पर मेरी कॉलीग भी थी। बहुत धक्का मुक्की की वजह से जाना जी को काफी चोट आ चुकी थी, क्योंकि मैं एक मिशन पे था जहां आनाजी आई थी। उसके बाद जब हम अस्पताल पहुंचे और जो बालाजी को डिलीवरी हुआ तो हमें पता चला हमारे बच्चा नहीं था। जब मैं वहां से निकाला और बगल वार्ड में गया तो वहां पर मेरी एक टीम मेंबर की लड़की थी, वह भी प्रेग्नेंट थी। उसका बच्चा 2 दिन पहले हुआ था, उसको ट्विंस हुए थे। पर जब मैं वहां गया तो वह अपने एक बच्चे नहीं छोड़कर चली गई थी। बहुत पता करने की फिर कोशिश की वह कहाँ है, कौन है, लेकिन मुझे नहीं पता चला और मैं आदि को लेकर अपने साथ घर आ गया। सब उनकी बातों पर यकीन कर ही रहे थे क्योंकि अभिनव जी जानते थे और बाकी सब भी वहां पर हर्ष जी, मानवी की, सुहानी जी, अंकित जी और शेखर जी सब जानते थे कि अयान और आदित्य की मां एक मिशन पर काम कर रही थी। सभी ईशा बोलती है, बिल्कुल झूठ, आपका कहाँ एक एक लव झूठ है। इस आगे कुछ नहीं रहती। फिर वो आदित्य की तरफ मुड़कर रहती है और आदित्य रॉय, सॉरी आदित्य मल्होत्रा, क्या कहना चाहोगे? तुम्हारा तो पूरा वजूद ही झूठ निकल गया, तुम तो आदित्य भी नहीं हो। मुझे तुम पर सच में तरस आ रहा है। तुम जिसके साथ बचपन से रहे उसने तुमसे झूठ कहा, झूठ दिलासे दिए मुझे, तो सच में तुमको बहुत तरह सारा। तुम्हारा तो वजूद पूरा का पूरा झूठ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
आदित्य आंख सकता था ईशा क्या कहना चाहती है। वह बोलता है तुमने मुझसे बदला लिया है। ईशा बोलती है वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके परिवार का आता पता ही नहीं, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने है। आप तो खुद पूरी तरह से अनजान है अपने वजूद से। ईशा की बात सुनकर आदि को वो दिन याद आ जाता है जब उसने ईशा को घर से निकाला था और कहा था तुम एक ऐसी इंसान हो जिसका ना परिवार है और ना वजूद। ईशा कुटिलता से मुस्कुराकर कहती है दैट्स कॉल कर्मा। आदि बोलता है दैट्स कॉल रिवेंज। ईशा मुस्कुराकर बोलती है ये तो बस शुरुआत है आदित्य मल्होत्रा।